जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा यह क्लास 2 है। क्लास फर्स्ट हमने चैप्टर 3 का पढ़ा दिया है। इसको हमने आपको बताया था कि 2 क्लासेस में आपके चैप्टर 3 को कंप्लीट कराया जाएगा, क्योंकि यह जो आपका चैप्टर है काफ़ी लंबा है और समझने योग्य है, अर्थात इसको अच्छे से समझना हमारे लिए अनिवार्य भी है, क्योंकि हमें इसमें सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है। हमने सौरमंडल के बारे में, उनके जो ग्रह हैं और उनके उपग्रह हैं, सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था फर्स्ट क्लास में। और हमने उसमें ग्रहों की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति जो है उसमें एक परिकल्पना हमने पढ़ ली थी, जिसमें एक तारक परिकल्पना जो थी हमने पढ़ी थी। अब हम इसमें द्वैतारक परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। ग्रहों की उत्पत्ति में लोगों के विद्वान जो हैं हमारे, जो मानते थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति या ग्रहों की उत्पत्ति एक तारे से नहीं बल्कि एक से अधिक तारों से मिलकर हुई है, उनके बारे में इस क्लास में हम पढ़ेंगे। अगर आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं जितने भी आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर ये जो नोट्स आपको पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, मतलब PDF नोट्स आपको सेंड कर दिया जाता है, जिसका जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा जो परिकल्पना है उसके बारे में। द्वैतारक परिकल्पना, द्वैतारक या द्वैतवादी परिकल्पनाएं, डायलिस्टिक हाइपोथेसिस। द्वैतारक या द्वैतवादी परिकल्पना में यह माना गया है कि ग्रहों की रचना एक से अधिक तारों से हुई है। पहले चैप्टर में हमने जो पढ़ा था उसमें के जो विद्वान थे, प्रथम मतलब प्राचीन जो विद्वान थे, वह मानते थे कि जो ग्रहों की रचना हुई है वह एक तारे से मिलकर हुई है। लेकिन द्वैतारक में विद्वान जो हैं वह मानते हैं कि एक से अधिक तारों से हुई है। जैसे कि चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना के बारे में हम पढ़ेंगे। जेम्स जीन्स तथा जेफरीन का ज्वारीय परिकल्पना, HN रसेल की द्वैतारक परिकल्पना इत्यादि इसमें सम्मिलित हैं। पहला हमारा क्या है? चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। यहाँ पर चैम्बरलिन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, जो कि आपको PDF नोट्स में सही करवा दिया जाएगा। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ द चैम्बरलिन एंड मोल्टन के बारे में हम पढ़ेंगे। अमेरिकी वैज्ञानिक TC चैम्बरलिन तथा मोल्टन ने 1904 में अपनी ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत की थी। अपनी यह जो ग्रहाणु परिकल्पना थी वह TC चैम्बरलिन तथा मोल्टन ने कब प्रस्तुत की थी? 1904 में। उन्होंने निहारिका परिकल्पना संबंधी दोषों को दूर किया और पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में एक नई परिकल्पना प्रतिपादित की थी। इसके अनुसार ब्रह्मांड में घूमता हुआ एक विशालकाय तारा सूर्य के काफ़ी निकट से गुजरा। इसके अनुसार क्या हुआ कि एक जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में घूमता हुआ एक विशालकाय तारा जो है वह सूर्य के काफ़ी निकट से गुजरा, और जिसकी आकर्षण शक्ति से सूर्य से असंख्य छोटे छोटे कण एक ज्वाला के रूप में अलग हो गए, और इन कणों को चैम्बरलिन ने ग्रहाणु कहा था। इन ग्रहाणुओं में कुछ बड़े कण थे और जो भावी ग्रहों के नाभिक बने। जो हमारे भावी ग्रह हैं, अभी जो हमारे जितने भी ग्रह हैं उसके नाभिक बने। बड़े ग्रहाणुओं के चारों ओर छोटे ग्रहाणु एकत्रित होने से बने पिंड ग्रह व उपग्रह कहलाए। चैम्बरलिन ने पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ पृथ्वी पर वायुमंडल, ऊष्मा, महासागर आदि पर भी प्रकाश डाला था। चैम्बरलिन का क्या कहना है? यह जो सूर्य है इसके थोड़ा निकट एक विशाल तारा आया, सूर्य से भी विशाल, जिसकी आकर्षण क्षमता जो थी, आकर्षण बल जो था, आकर्षण शक्ति जो थी वह सूर्य से ज़्यादा थी। तो उसने क्या किया? यह देखिए उसका कक्ष है, विशाल तारे का मार्ग कक्ष है, ऐसे तारा ऐसे जा रहा है, और इसकी आकर्षण क्षमता, आकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा है कि सूर्य से असंख्य छोटे छोटे कणों को ज्वाला के रूप में इससे अलग कर दी, और मतलब आकर्षण शक्ति से इसको खींच ली। यह अभी तक हमने आपको बताया। इसके आगे क्या हुआ? यही जो कण निकले उसमें से छोटे छोटे कण और कुछ बड़े बड़े कण, उसमें से जो कुछ बड़े कण थे ज्वाला के रूप में निकले हुए थे, वही जाकर आज जो हमारे ग्रह हैं उसके नाभिक का रूप लिए हैं। चैम्बरलिन ने अपने जो यह ग्रहाणु का उनका परिकल्पना है उसमें यह भी बताया कि उन पृथ्वी पर वायुमंडल, ऊष्मा, महासागर आदि जो चीज़ें हैं उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला था।
और इस परिकल्पना में ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य द्वारा अलग हुए पदार्थ से हुई थी ऐसा बताया गया है। मतलब सूर्य से जो छोटे कण या बड़े कण निकले हुए थे, वह जो विशालकाय तारा के आकर्षण बल से अलग हुए थे सूर्य से, वही किसकी उत्पत्ति का कारण बने? ग्रहों की उत्पत्ति का कारण। संपूर्ण ग्रहों का कुल भार सौरमंडल के भार का 1/7 भाग है। यह तथ्य इस सिद्धांत के अनुकूल है तथा पुष्टि भी करता है। शीतल व ठोस ग्रहाणुओं के टकराने व एकत्रित होने से ग्रहों व पृथ्वी की उत्पत्ति मानकर इन्हें प्रारंभिक अवस्था में ठंडा व ठोस माना गया, जो कि पृथ्वी की रचना के अनुकूल है, जो कि माना भी जाता है। तत्पश्चात किसका आया परिकल्पना? जीन्स तथा जेफ्रे की ज्वारीय परिकल्पना आई, टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ द जीन्स एंड जेफ्रेज। और इन्होंने ब्रिटिश विद्वान जेम्स जीन्स ने 1919 में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ज्वारीय परिकल्पना प्रस्तुत की थी। सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? मतलब इस परिकल्पना को, ज्वारीय परिकल्पना को किसने? 1919 में जेम्स जीन्स ने। आगे चलकर 1928 में जेफ्रे नामक विद्वान ने इसमें कुछ संशोधन किया हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार एक बहुत बड़ा तारा सूर्य से भी बड़ा सूर्य के समीप होकर गुजरा, और सूर्य उस समय गैस का एक विशाल तप्त पिंड था। जिस समय सूर्य से भी बड़ा तारा उसके पास से गुजरा, उससे समीप से गुजरा, उस समय जो सूर्य था एक विशाल तप्त पिंड मात्र था। इस तारे की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य में ज्वार उठा। इन्होंने भी बताया कि तारे की आकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि सूर्य में क्या उठा? ज्वार उठा। वैसे वैसे ज्वार भी अधिक ऊपर उठने लगे। जितनी मतलब आकर्षण क्षमता जितनी समीप जाने लगा, वह बड़ा जो तारा था आकर्षण क्षमता बढ़ने लगी और ज्वार भी धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। तारे के बहुत निकट आने पर सूर्य से उभरा हुआ ज्वारीय भाग उससे पृथक हो गया। साथ ही जिस दिशा की ओर तारा बढ़ता गया, वैसे ही ज्वारीय पदार्थ भी उस ओर अग्रसित हो गया। जब कुछ ज़्यादा समीप बड़ा तारा चला गया था सूर्य के, तो वह जो ज्वारीय भाग था सूर्य से अलग हो गया, और जब वह तारा जो था दूसरी दिशा में बढ़ने लगा, जिस दिशा में बढ़ा ज्वारीय पदार्थ भी उसी तरफ बढ़ गया। तारे के सूर्य से काफ़ी दूर जाने पर उसकी आकर्षण शक्ति कम हो गई, जिससे सूर्य से निकला हुआ पदार्थ ना तो तारे के पीछे जा सका और न आकर्षण सिद्धांत के अनुसार सूर्य में ही वापस आकर मिल सका, बल्कि वह सूर्य के चारों ओर क्या काटने लगा? चक्कर काटने लगा। एक तरफ सूर्य तथा दूसरी तरफ तारे के आकर्षण के कारण पदार्थ की आकृति सिरा पर पतली तथा बीच में मोटी हो गई। ये आपको दिख रहा होगा, बीच में मोटा है और किनारे किनारे पतला है, ऐसा उसका आकार बन गया। और धीरे धीरे ठंडी होकर यह आकृति गोलाकार रूप में परिवर्तित हो गई। इस गोल आकृति ने विभिन्न खंडों का रूप धारण कर लिया, जो बाद में घनीभूत होकर ग्रहों के रूप में जाने गए। ठीक उसी प्रकार सूर्य की आकर्षण शक्ति से उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। ग्रहों के ज्वारीय पदार्थ से बनने वाले घनीभूत आंशिक भाग इतने छोटे हो गए कि केंद्रीय आकर्षण की शक्ति के कारण अपने को एक रूप न कर सके। ऐसी स्थिति में ग्रहों से उपग्रह बनना बंद हो गया। जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना अन्य परिकल्पनाओं की अपेक्षा अधिक मान्य रही, क्योंकि इसके अनेक कारण हैं। पहला कारण क्या है? यदि सौरमंडल के ग्रहों को एक रेखा में व्यवस्थित किया जाए तो उनके द्वारा बनने वाली आकृतियां मध्य में मोटी व किनारों पर संकरी होंगी। यह श्रृंगारनुमा आकृति की पुष्टि करती है। जिन ग्रहों के अनेक उपग्रह वे भी इस प्रकार की व्यवस्थित रहते हैं। उसके पश्चात किसका परिकल्पना आया? रसेल व लिटिलटन की द्वैतारक परिकल्पना आई, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ द रसेल लिटिलटन। रसेल तथा लिटिलटन ने 1937 में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में द्वैतारक या युग्म तारक परिकल्पना प्रस्तुत की थी, और इनके अनुसार प्रारंभ में सूर्य तथा अन्य तारा जो है वह समान केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। जो सूर्य है तथा उसका जो अन्य तारा है वह समान केंद्र के चारों ओर एक चक्कर लगा रहे थे। उसी समय एक तीसरा विशाल तारा सूर्य तथा साथी तारे के पास आने लगा। यह सूर्य है और यह सूर्य का साथी तारा है। इसके पास कौन आने लगा? एक विशाल तारा आने लगा। इस तारे की आकर्षण शक्ति से सूर्य के साथी तारे से ज्वार की तरंगें उठने लगी।
अभी तक जिन्होंने बताया वह सूर्य से तरंगे निकल रही थी ज्वार के कारण, अब किससे निकल रही है? सूर्य के साथी तारे से, तथा धीरे धीरे बहुत सा पदार्थ तारे से अलग हो गया। बहुत अच्छे से हम आपको यहाँ पर फिगर के माध्यम से परिकल्पनाओं को समझ आ रहे हैं, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है वो। बस आप एक बार टेलीग्राम से नोट्स लेकर रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको यहीं पर लर्न भी हो जाएगा। कालांतर में इस निकले हुए ज्वारी पदार्थ से ग्रह बने। प्रारंभ में बने हुए ग्रह सूर्य के आसपास घूमने लगे तथा बाद में इनमें स्वयं पारस्परिक आकर्षण के कारण ज्वार उत्पन्न हुआ और इस ज्वार से उपग्रहों की रचना हुई थी। जो इनके अनुसार जो ग्रह बने वह किससे बने? सूर्य के साथी तारे से बने। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य का साथी तारा जो था उसमें से ज्वार के रूप में पदार्थ निकले और उससे क्या बने? ग्रह बने। और ग्रहों से निकले ज्वार उससे क्या बने? उपग्रह बने। रसेल का कहना है कि उस विशाल तारे का सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि यह सूर्य से काफ़ी दूर था। यह परिकल्पना पूर्ववर्ती परिकल्पनाओं के अनेक दोषों से मुक्त थी। मतलब जो पहले की परिकल्पनाएं लोगों ने बताई, जो हमने आपको पढ़ाई, इसमें जो दोष थे इसमें नहीं थे। कुइपर के मतानुसार अंतरिक्ष के 80% या युग्म तारों या समूहों के रूप में पाए जाते हैं तथा अतः युग्मता का विचार आश्चर्यजनक नहीं है। ग्रहों के अधिक कोणीय संवेग का कारण अधिक संवेग वाले साथी तारे से उनकी उत्पत्ति से स्पष्ट हो जाता है। ग्रहों के मध्य अत्यधिक दूरियां होना भी इससे सिद्ध हो जाता है। आगे देखेंगे। अगला हमारा आता है होयल तथा लिट लटन का नव तारा सिद्धांत, द नोवा स्टार हाइपोथेसिस ऑफ द एफ होयल एंड आर ए लिट लटन। ब्रिटिश गणितज्ञ होयल व लिट लटन ने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर 1939 में नव तारक परिकल्पना की प्रस्तुति की थी। आज यह सिद्ध हो चुका है कि जितने भी ग्रह हैं वे सभी भारी तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। भारी तत्व कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, लोहा, सिलिका, एल्युमिनियम, कैल्शियम आदि। और ग्रहों में इनकी मात्रा कितनी है? 98% पाई जाती है। लेकिन जो हल्के तत्व हैं वे हीलियम तथा हाइड्रोजन गैसों से बने हैं, जिनकी मात्रा ग्रहों में 2% तक पाई जाती है। आज अंतरिक्ष में जितने भी तारे हैं उनके हीलियम तथा हाइड्रोजन जैसे हल्के तत्वों की प्रधानता है। हल्के जो तारे हैं, जितने भी तारे हैं उनमें किनकी प्रधानता है? हीलियम तथा हाइड्रोजन जैसे हल्के तत्वों की प्रधानता है। किंतु प्रश्न यह है कि ये भारी तत्व अंतरिक्ष में किस प्रकार पहुँचे? इन्होंने बताया कि यह जो पदार्थ हैं, मतलब यह जो ग्रह हैं वह भारी तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। तो प्रश्न क्या उठता है, यह भारी तत्व अंतरिक्ष में आए कहाँ से? और इसका समाधान होयल और लिटलन ने यह बताया कि इन विद्वानों ने यह बताया कि हाइड्रोजन को जलने से भारी तत्व बनते हैं, किंतु साधारण ताप पर सूर्य के द्वारा हाइड्रोजन से हीलियम गैस की उत्पत्ति होती है। अधिक भारी तत्वों के निर्माण में हाइड्रोजन की जलने की क्रिया बहुत अधिक ऊंचे तापमान पर ही होनी चाहिए। हाइड्रोजन की जलने की क्रिया कैसे होगी? बहुत ऊंचा तापमान होगा। उसके लिए इन्होंने क्या बताया? ऐसा ऊंचा तापमान केवल अभिनव तारा सुपरनोवा में ही पाया जाता है। इस तरह से अंतरिक्ष में 15 से 20 अभिनव तारे अर्थात सुपरनोवा प्रतिवर्ष बनते हैं। इन्होंने बताया जब कोई तारा अभिनव तारा बन जाता है तो उसका प्रकाश जो है पहले से लाखों गुना बढ़ जाता है। अभिनव तारा वही कहलाता है। वह सूर्य की अपेक्षा लगभग 1 अरब गुना प्रकाश उत्पन्न करता है। यह तारा 200 से 300 वर्ष बाद कभी दिखाई देता है। कभी कभी कुछ प्रज्वलित निहारिकाओं की उत्पत्ति भी इसी प्रकार हुई है। क्राव निहारिका से 1.200 किलोमीटर 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पदार्थ बाहर की ओर फैलते देखा गया है। और इस निहारिका में एक अभिनव तारा है जो अपने व्यास में पृथ्वी से 2 गुना है। जो अभिनव तारा है वह पृथ्वी के व्यास से कितना है? 2 गुना है। यह अपने प्रकाश में सूर्य से 30,000 गुना अधिक है। मतलब इसका प्रकाश जो है सूर्य के प्रकाश से 30,000 गुना, और इसकी सतह पर 5 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पाया जाता है। होयर और लिटलटन के मतानुसार अंतरिक्ष में युग्म तारे थे। उनमें से एक सूर्य तथा दूसरा क्या था? अभिनव तारा था। ये सूर्य है, यह नव तारा या अभिनव तारा या सुपरनोवा है। फिगर के माध्यम से भी आप समझ लीजिए। दोनों के मध्य सूर्य से बृहस्पति जितनी दूरी है। मतलब इस समय सूर्य से बृहस्पति
तक जितनी दूरी है उतनी ही दूरी थी। आणविक प्रतिक्रिया के कारण अभिनव तारे में भारी विस्फोट हो जाता है। इस विस्फोट में तारे का बहुत सा पदार्थ बाहर निकल जाता है। यह बाहर निकला हुआ पदार्थ एक दिशा में कम तथा दूसरी दिशा में अधिक होता है। जो पदार्थ बाहर फैल गया था उसे सूर्य ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सूर्य द्वारा आकर्षित हुआ वह पदार्थ बाद में संगठित होकर ग्रहों में परिवर्तित हो गया और इन पदार्थों से उपग्रहों की भी उत्पत्ति हुई। नवतारा परिकल्पना में ग्रहों का भारी तत्वों से बना होना तथा उनमें सूर्य की अपेक्षा कोणीय संवेग की अधिकता जैसी समस्याओं को हल किया गया। आज भी अंतरिक्ष में अनेक नवतारा पाए जाते हैं जिनमें हल्के व भारी तत्व दोनों पाए जाते हैं। जिस प्रतिशत में ग्रहों में तत्वों की मात्रा बताई गई वह आज भी लगभग सही है। जो इन्होंने बताया था होयल और लिटलटन ने, वह आज भी सही है। उतनी ही मात्रा में, उतने ही प्रतिशत में ग्रहों में तत्वों की मात्रा पाई जाती है। अगली परिकल्पना हमारी है आर्टेमिड की परिकल्पना, हाइपोथेसिस ऑफ आर्टेमिड। प्रसिद्ध रूसी वैज्ञानिक आर्टेमिड ने सन 1943 में सौर परिवार को धूल तथा गैस के कणों से उत्पन्न बताया। अंतरिक्ष में गैस व धूल के बारीक कण फैले हुए रहते हैं। स्मिथ ने बताया कि उनकी उत्पत्ति तारों से निश्चित परमाणुओं के घनीभूत होने से हुई है। इस आधार पर उनकी परिकल्पना को अंतर तारक धूल परिकल्पना भी कहा जाता है। क्या बताया उन्होंने? उत्पत्ति तारों से निश्चित परमाणुओं के घनीभूत होने से हुई है। जो तारों से निकलने वाले परमाणु हैं उनके घनीभूत होने से उत्पत्ति हुई है। तारक धूल परिकल्पना इसे कहा भी जाता है। ऑटो स्मिथ के अनुसार ब्रह्मांड में सूर्य पहले से स्थित था। यह जो परिकल्पना बताई इसमें इन्होंने बताया है कि ब्रह्मांड में सूर्य जो है वह पहले से ही स्थित था। सूर्य ने धूल तथा गैस के बादल को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जो भी गैस और धूल और बादल हमारे अंतरिक्ष में थे उसको सूर्य ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ये बादल कोहरे के रूप में सूर्य के चारों ओर छा गया तथा बाद में सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लगा। इसको आप बस ध्यान से सुनते रहिए एक कहानी के माध्यम से। तत्पश्चात आप जब एक बार समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको लर्न भी हो जाएगा। मतलब अलग अलग जो परिकल्पना है, अलग अलग एक कहानी मान लीजिए कि किसी ने किसी की उत्पत्ति के बारे में क्या कहानी बनाई है, उसी प्रकार आप भी याद कर लीजिए। तो ऑटो स्मिथ की यह जो परिकल्पना है इसको याद कीजिए कि जो सूर्य है वह ब्रह्मांड में पहले से उपस्थित था और अंतरिक्ष में जो धूल और गैस के कण थे वह बादल जो बने हुए थे धूल के कण को, उसको सूर्य अपनी ओर खींच लेता है और बादल कोहरे के रूप में सूर्य के चारों ओर छा गया। बाद में क्या हुआ, यह जो बादल थे यह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लगे। प्रारंभ में ये धूल तथा गैस कण अव्यवस्थित रूप में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। प्रारंभ में अव्यवस्थित रूप में चक्कर लगा रहे थे जो कि अपनी गति, चाल तथा मार्ग में भिन्न थे। मतलब अलग अलग चाल, अलग अलग मार्ग, अलग अलग गति से चल रहे थे। इस धूल तथा गैस के बादल में धूल कण अधिक तथा भारी थे, इसलिए वे गैस कणों की अपेक्षा कम अव्यवस्थित थे। मतलब धूल कण जो थे थोड़ा व्यवस्थित थे, किसकी अपेक्षा? गैस की अपेक्षा। भारी होने के कारण वे केंद्र तल पर एकत्रित हो गए और एक बड़ी तश्तरी का रूप ग्रहण कर लिया उन्होंने। गैस तथा धूल कणों की गति में अंतर होने के कारण धूल के कण अप्रत्यास्थ नॉन इलास्टिक रूप में थे, जबकि गैस के कण प्रत्यास्थ ब्लास्टिक रूप में थे। विशाल तश्तरी नुमा एकत्रित धूल कण पहले ग्रहों के भ्रूण रूप में आए और बाद में क्षुद्र ग्रह बन गए। ये क्षुद्र ग्रह उसी दिशा के अनुरूप घूमने लगे और सूर्य की परिक्रमा लगाते हुए इन क्षुद्र ग्रहों ने अन्य बिखरे कणों को अपने में मिला लिया, जिससे ये क्रमशः बड़े होते गए और ग्रह बन गए। ग्रहों के निर्माण के पश्चात भी काफ़ी पदार्थ अपरिपक्व अवस्था में शेष था। ग्रहों के समीप होने के कारण यह पदार्थ उनका परिक्रमा करने लगे और कालांतर में उनके घनीभूत होने से उपग्रहों की क्या हुई? रचना हुई। स्मिथ ने सौरमंडल की उत्पत्ति की व्याख्या अनेक प्राकृतिक तथ्यों से ध्यान में रखकर की है, अतः इसे काफ़ी मान्यता मिली हुई है। इनकी जो स्मिथ की जो घनीभूतीकरण वाली यह जो प्रक्रिया है
धूल और कड़वाली, यह काफ़ी मान्यता इसे दी जाती है। इसमें कोणीय संवेग के वितरण में असमानता को स्पष्ट करते हुए ग्रहों व सूर्य की रासायनिक रचना की भिन्नता को उत्तरदायी बतलाया गया है। यह देखिए जो शीतल क्षेत्र है और इधर गैसों का घनीभूतीकरण हो रहा है और बीच में क्या है, धूल है। ये धीरे धीरे एकत्रित हो गए और बाद में इनका शेप बदल गया और यह ग्रहों का निर्माण कर लिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, ये कुबेर उस समय का ग्रह इन्होंने जो माना हुआ था अपनी परिकल्पना में, ये सब दिखाया गया फिगर में आपको। ग्रहों व उपग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर गैस व धूल के बादल से माना गया है। यह जो परिकल्पना स्मिड ने दी हुई है। सूर्य के निकट भारी पदार्थ वाले ग्रह स्थित हैं तथा दूर हल्के पदार्थ से निर्मित ग्रह हैं। स्मिड ने बताया कि जब गैस व धूल कण तस्तरी के रूप में सूर्य के चारों ओर संगठित हो गए तो सूर्य की किरणें उन्हें भेद कर अधिक दूर नहीं ले जा सकती थी। अतः तस्तरी के भीतरी भाग की ओर उष्णता की अधिकता से भारी ग्रह बने तथा बाहर की ओर न्यून तापमान के कारण हल्के तत्वों वाले ग्रह बने। ये देखिए किनारे किनारे जो पहले अव्यवस्थित घूम रहे थे, थोड़ा जो धूल था वह तो व्यवस्थित था, भी गैस जो थे अव्यवस्थित थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो एक मार्ग है, अपना एक कक्ष जो है वह निश्चित कर लिया और ग्रह बन गए। आगे क्या हुआ, ग्रहों के बीच की दूरियों को स्पष्ट करते हुए बताया कि भिन्न भिन्न परिमाण और गति वाले ग्रह सांख्यिकी नियमानुसार अलग अलग दूरियों पर ही संगठित होंगे। वृत्ताकार कक्षा का स्पष्टीकरण दिया गया है कि ग्रहों की रचना के पश्चात बची हुई गैस व धूल ने एक प्रतिरोधी माध्यम का विचार किया, अतः ग्रहों की कक्षा जो है वृत्ताकार होगी। अब आपका अंतिम सिद्धांत है बिग बैंग तथा स्फीति सिद्धांत, बिग बैंग एंड इन्फ्लेशनरी थियरी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, जॉर्ज लेमेटियर ने किया हुआ था, किंतु इसकी वृहद व्याख्या 1967 में रॉबर्ट ब्रेगोनेर ने की। ब्रह्मांड, आकाशगंगा, तारे, ग्रह आदि की उत्पत्ति को समझाने के लिए प्रस्तुत इस सिद्धांत में ब्रह्मांड के अदृश्य घटकों या काले पदार्थों का सहारा लिया गया है। इसमें ब्रह्मांड और आकाश, तारे और आकाशगंगा, ग्रह, इन सभी की उत्पत्ति को समझाने के लिए क्या किया गया है, इस सिद्धांत में ब्रह्मांड के जो अदृश्य घटक हैं या काले पदार्थ हैं उनका सहारा लिया गया है। इसके अनुसार अपने उत्पत्ति काल से लेकर आज तक ब्रह्मांड निरंतर फैलता रहा है। जो ब्रह्मांड है वह निरंतर फैलता रहा है, उसके पदार्थ शीतल होते रहे हैं और सर्वप्रथम एक विशालकाय अग्निपिंड था। सबसे पहले क्या था, एक विशाल अग्निपिंड था जिसकी रचना भारी पदार्थों से हुई थी और इस अग्निपिंड में अचानक विस्फोट होने से पदार्थों का विकिराव हो गया। शीघ्र इन सामान्य पदार्थों के अलगाव के कारण काले पदार्थ, गर्म एवं ठंडे का निर्माण हुआ। काले पदार्थों के समूह में एकत्रित होने से अनेक पिंडों का निर्माण हुआ और इन पिंडों के आकार में वृद्धि होने से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। जब जो पिंड अलग अलग बिखरे हुए थे उनकी जब वृद्धि हुई तो अनेक आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ और आकाश गंगाएं निरंतर दूर होती गईं एवं ब्रह्मांड का फैलाव होता रहा। बिग बैंग थियरी के अनुसार क्या हुआ कि ब्रह्मांड तो हमें निरंतर फैल रहा है। कालांतर में आकाश गंगाओं में भी भारी विस्फोट हुआ। इससे निकले पदार्थों के समूहों से असंख्य तारे बने। सबसे पहले जो अग्निपिंड था उसका विस्फोट हुआ, विखराव हुआ, अनेक गर्म एवं ठंडे काले पदार्थ बने, सामान्य पदार्थ बने। फिर क्या हुआ, पिंडों का निर्माण हुआ, जो काले पदार्थ है उसके समूह एकत्रित हुए और अनेक पिंडों का निर्माण हुआ। और यही जब पिंड जो हैं उनके आकार में जब वृद्धि हुई तो किसका निर्माण हुआ, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। और आकाश गंगाएं जब निरंतर दूर एक दूसरे से जाने लगी तो ब्रह्मांड का फैलाव होता रहा और कालांतर में क्या हुआ कि आकाश गंगाओं में भी एक विस्फोट हो गया और इससे जो पदार्थ निकले उसका जब समूह बना तो क्या बने, असंख्य तारे बने। और इसी प्रकार प्रत्येक तारे के विस्फोट जनित पदार्थ से ग्रहों का निर्माण हुआ। सबसे पहले जब अग्निपिंड का विखराव हुआ तो अनेक गर्म ठंडे या काले पदार्थ बने, सामान्य पदार्थ बने।
फिर क्या हुआ, उनका समूहन हुआ, मतलब एकत्रित हुए वह पदार्थ तो आकाश पिंड बने और वह फैलता गया और ब्रह्मांड का भी फैलाव होता रहा। जब आकाश पिंड में एक प्रकार से क्या हुआ, विस्फोट हुआ, तो क्या बना, आपका बना वो तारा, असंख्य तारे बने, और तारों में जब विस्फोट हुआ तो आपका क्या बना, ग्रह का निर्माण हुआ। यह सिद्धांत भी सर्वस्वीकार नहीं हुआ। और फिर 1980 में अमेरिकी वैज्ञानिक एलन गुथ ने स्फीति सिद्धांत प्रस्तुत किया। बिग बैंग तथा स्फीति सिद्धांत में काफ़ी समानताएं हैं, अंतर मात्र समय को लेकर है। इस सिद्धांत के अनुसार अग्निकिंड में पिंड जो है उसमें विस्फोट के मात्र एक सेकंड जैसे अति अल्पकाल में ब्रह्मांड का तीव्र गति से फैलाव हो गया। पिंडों में विस्फोटन एवं काले पदार्थों के समूहन से आकाशगंगाएं, तारे व उपग्रह की रचना हुई, किंतु यह सिद्धांत भी सर्वग्राह्य नहीं हो सका। वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ मानव के ब्रह्मांड विषयक ज्ञान में निरंतर वृद्धि हो रही है और अनेक नए तथ्य मिल रहे हैं। अंतरिक्ष में छोड़े जाने वाले विभिन्न अंतरिक्षयान, कृत्रिम जो उपग्रह हैं, नवीनतम सूचनाओं का संकलन कर रहे हैं और निकट भविष्य में पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक अनेक गूढ़ व अनुत्तरित प्रश्नों को, मतलब जो प्रश्न ऐसे हैं अभी तक जिसका अर्थ हमें ब्रह्मांड में नहीं मिला है, अंतरिक्ष के बारे में हमें नहीं मिला है, आने वाले समयों में खोजों के दौरान हमें उन सभी चीज़ों की ज्ञान की प्राप्ति होगी, उन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। और यह चैप्टर जो 3 है आपका यहीं समाप्त होता है। कमेंट करके आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप PDF प्राप्त कीजिए जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, या आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बन जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।